नमस्कार, आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाग। हम सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर बीजेपी के लिए बड़े खतरे की घंटी सुनाई देने लगी है। एसपी बीएसपी का गठबंधन प्लान फाइनल हो चुका है। कल 12 बजे अखिलेश मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, डील पक्की है और इस डील से कांग्रेस पार्टी आउट है। तो आमंत्रण आ गया। 2019 के रण में अब बस अखिलेश यादव और मायावती के गठबंधन का ऐलान बाकी है, जो कल दोपहर 12 बजे पूरा हो जाएगा। अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी की जीत के सपने को वो अपनी गिनती सुधार कर चकनाचूर करने की बिसात बिछा चुके हैं। पिछला चुनाव और पिछले कई चुनाव ऐसे हुए हैं जहां पर दलों ने मिलकर के गठबंधन किया है, क्योंकि प्रचार में समाजवादी लोग थोड़ा पीछे थे। हम जनता को नहीं समझा पाए कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने गठबंधन किए हैं, और अब तो कई दल उनका साथ छोड़ चुके हैं। तो हमारे लोगों को जानकारी होगी कि गोरखपुर का चुनाव, जहां से मुख्यमंत्री चुन करके आते थे, वो चुनाव भी वो हार गए। लखनऊ के उसी होटल ताज में कल मायावती और अखिलेश ऐलाने गठबंधन करेंगे, जहां 5 साल पहले राहुल गांधी और अखिलेश ने नए दौर का दावा किया था। फर्क साफ है, मायावती का साथ है, राहुल गांधी से फिलहाल दूरी है। अलग थलग की बात नहीं है। हमने कब उनके साथ में चुनाव लड़ा? समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा। लोकसभा के चुनाव में जबरदस्त तरीके से तैयारी है कि कांग्रेस पार्टी को हल्के से ना लें, अंडर एस्टिमेट ना करें। कांग्रेस के पास अभी भी 6 से 8% मतदाता यूपी में है। मतलब वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ ना होते हुए भी बीजेपी के खेमे में सेंधमारी कर सकती है। मगर एसपी और बीएसपी के गठबंधन का गणित बीजेपी को परेशान करने वाला है। कैसे, वो समझिए। साल 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए। इनमें 2014 में मैनपुरी सीट पर चुनाव हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी की जीत हुई। 2018 में गोरखपुर में उपचुनाव हुए। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट थी, मगर यहाँ योगी अपना गढ़ नहीं बचा सके और यहाँ भी समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। इसी तरह 2018 में ही फूलपुर में उपचुनाव हुए। ये उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सीट थी, लेकिन ये सीट भी एसपी के खाते में ही चली गई। जबकि पश्चिम यूपी में हुकुमदेव सिंह की सीट पर भी बीजेपी को करारी हार मिली और यहाँ आरएलडी ने जीत दर्ज की। इस जीत के पीछे एसपी बीएसपी का गठबंधन था, क्योंकि दोनों अलग अलग लड़कर जितने वोट पाते थे वो वोट जुड़ गए और जीत निश्चित हुई। आपको वोट फीसदी का गणित भी बताते हैं। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में 2014 के चुनाव में बीजेपी को 42.63% वोट मिला था। बीएसपी के हिस्से में 19.77% वोट आए थे और एसपी को मिला था 22.35% वोट। अब जब एसपी बीएसपी का गठबंधन हो रहा है तो ये वोट फीसदी जुड़ेंगे और बीएसपी के 19.77% वोट और एसपी के 22.35% वोट मिलकर 42.12% होते हैं। मतलब वो बीजेपी से आगे निकल सकती है। वोटों का गणित एसपी बीएसपी को मजबूत बना रहा है, मगर बीजेपी को लगता है कि यह गठबंधन असरकारी नहीं होगा। जो जातिवाद की राजनीति थी, उस जातिवाद की राजनीति को लूट खसोट की राजनीति पर जो लगाम लगाया गया है, स्वाभाविक रूप से ये गठबंधन उसकी एक बौखलाहट है, अपने वजूद को बचाने की एक बौखलाहट। इसके सिवाय कुछ नहीं है। जनता सब जानती है, वक्त पे जवाब भी देगी। 2019 के रण में यूपी के महाभारत कौन जीतेगा, ये तो बात की बात है, मगर आज की बात ये है कि एसपी और बीएसपी का गठबंधन बीजेपी की नींदें उड़ाने वाला है। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज और हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। गोरखपुर और फूलपुर में एसपी बीएसपी के गठबंधन ने जीत दर्ज की, तो कैराना में एसपी बीएसपी के सहयोग से आरएलडी ने जीत दर्ज की। मगर एसपी बीएसपी के बीच हो रहे गठबंधन में आरएलडी की भूमिका क्या होगी, ये बात अब तक साफ नहीं है। खबर यह है कि आरएलडी 6 सीटें चाहती है, जबकि एसपी बीएसपी उसे 2 सीट से ज्यादा देने के मूड में नहीं। कल एसपी बीएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 12 बजे और अजीत सिंह को इस बात की खबर तक नहीं। हमारी अभी
शायद कि अखिलेश जी से मीटिंग हुई थी और महागठबंधन में हम शामिल हैं। अब मुझे जानकारी नहीं है कहाँ कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं तो कल से यहीं हूँ। 2 सीट बताया जा रहा है कि आरएलडी को दी जा रही है। अभी सीटों की बातचीत नहीं हुई। आप कितनी परिपक्षा कर रहे हैं कि लड़ेंगे? अभी जब सीटों की बातचीत हम जो गठबंधन के साथी हैं उनसे करेंगे। अगर 2 सीट मिलती है तो क्या आरएलडी सीट रहेगी? जब सीटों की गठबंधन की बात होगी तब ये बात होगी। और कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अखिलेश यादव ने आज तक संवाददाता राहुल श्रीवास्तव से एक्सक्लूसिव बातचीत की। नमस्कार। 2019 के लोकसभा चुनावों के समर की शुरुआत हो चुकी है और कहा जाता है कि दिल्ली में सत्ता का ताला अगर उसकी कोई चाबी है तो वो उत्तर प्रदेश में है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं कि ये सत्ता की ताली ढूंढ रहे हैं या मोदी जी को सत्ता से बाहर करने में लगे? मैं किसी को बाहर नहीं करना चाहता हूं। हमारी कोशिश होगी कि गरीबों का राज, गरीबों के हित के फैसले दिल्ली से भी होने लगे। इसलिए कमी तो इतनी है कि अगर देखें नोटबंदी का लाभ किसको हुआ? जनता ने भरोसा किया बीजेपी पर और उनके मुखिया पर, और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि ये जो नोटबंदी है ये अमीरों का पैसा बंद होगा, गरीबों को इसका लाभ पहुंचेगा। लेकिन आज 2 साल के बाद पता लग रहा है कि गरीब को धोखा मिला है, अमीर को ज्यादा फायदा पहुंचा है। अभी जहां हम बैठे हैं यहाँ पे कार्यक्रम में थे ट्विटर के, वहां सपेरों की बीन बज रही थी। एक चुनाव के दौरान नेता नई बीन लेकर के आते हैं, नई धुन बजाते हैं। कल आप मायावती जी बीएसपी की जो अध्यक्ष हैं उनके साथ मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये पहली बार देख रहा हूं मैं कि एक प्रेस रिलीज आया है बीएसपी की तरफ से जिसमें साइन करने वाले एक बीएसपी के नेता हैं और एक समाजवादी पार्टी के नेता है, और उसमें कहा है कि एक संयुक्त प्रेस वार्ता होगी। क्या कर रहे हैं इस संयुक्त प्रेस वार्ता में? क्योंकि वो प्रेस की को जानकारी मिली है और दोनों दलों के फैसले के बाद ही जानकारी मिली होगी। कल गठबंधन का ऐलान होगा और दोनों नेता मिलकर के अपनी बात प्रेस के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे। क्या गठबंधन है ये? ये आम लोगों का गठबंधन है। तमाम वो गरीब, मजबूरी का गठबंधन नहीं, तमाम वो गरीब लोग जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनको अपमानित किया है, शोषण हुआ है पिछले 4 साल के अंदर, उन सब ने मिलकर के आवाज उठाने का फैसला लिया है। ये मजबूरी का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी से सीख करके गठबंधन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी तमाम दलों को एक साथ लाने का काम किया। यानी आपने उनसे सबक सीखा कि कोalition इज अ मस्ट, कोalition जरूरी है। उन्होंने सिखाया है कि कैसे दलों को जोड़ करके, मुख्य नेताओं को दूसरी पार्टी से ला करके कैसे ताकत बनाई जाती है। वो टोटल प्रोफेशनली पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गिनती की। उन्हें किसी मुद्दे से लेना देना नहीं है, गरीब का हित हो न हो। मंच से तो ये कहा जा रहा था कि किसान बीमा से, फसल बीमा से किसानों को लाभ होगा, लेकिन जब जमीन पर आप सच्चाई देखें तो फसल बीमा से किसान का लाभ नहीं हुआ, कुछ कंपनियों का फायदा हुआ। हम इस गठबंधन की बात करते हैं। इस गठबंधन की जो अरिथमेटिक्स है वो हमेशा से बहुत स्ट्रांग थी। 90 के दशक में शुरुआत में एक समय आया था जब मुलायम सिंह यादव जी और काशीराम जी के बीच में इसी तरह का गठबंधन हुआ। आपके चाचा रामगोपाल यादव जी और काशीराम जी ने बैठ करके सीटों की फहरिस्त निकाली। अच्छे नतीजे, ये केमिस्ट्री हमेशा थी, ये अरिथमेटिक्स हमेशा थी। इतने साल क्यों लगे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी मिलकर के काम करना चाहते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ, लेकिन समय और परिस्थितियों ने मौका नहीं दिया। वो जाकर के कुछ समय तक नेताजी ने और माननीय काशीराम जी ने मिलकर के उस रास्ते को आगे बढ़ाया। मुझे खुशी है इस बात की कि जो काम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी करना चाहते थे, वो आज हमें समाजवादियों को मौका मिला है बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करके। क्योंकि तमाम वो लोग जो आबादी के ज़्यादा लोग हैं, जो आबादी के बड़ी संख्या में लोग हैं, वो आज भी दुखी हैं, आज भी परेशान हैं। आगे अगर आपका कल आप गठबंधन की घोषणा करने वाले हैं, इसमें बहुत जरूरी ये होगा कि कहीं कोई मतभेद अगले कुछ दिनों में ना आए। क्या आपने सारे
जो चीज़ें एलिमेंट्स होते हैं एक गठबंधन के वो वर्कआउट कर लिए हैं, सीट शेयरिंग, कौन कहाँ लड़ेगा, ये सब चीज़ें वर्कआउट। गठबंधन बनने से पहले और गठबंधन होने से पहले मैंने इस बात को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए अगर हमें 2 कदम भी पीछे चलना पड़ेगा तो मैं चलूँगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि मुख्यमंत्री जहाँ से हार नहीं सकते थे वहाँ मुख्यमंत्री हारे। उप मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र जो कभी नहीं हराया जा सकता था वो उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र में हारे। सीटें और ये सब चीजें तय हुई हैं। मैं समझता हूं जब मैं ये घोषणा करेंगे इस चीज की ऐसी कुछ सीटों का तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन फिलहाल ये बैठ करके बातचीत तो हो जाए गठबंधन की। घटक तय हो चुके हैं मेरे साथ, क्योंकि पहले से कई दल साथ रहे हैं। आरएलडी मान लीजिए हम मिलकर के लड़े हैं, बहुजन समाज पार्टी ने साथ दिया था, सहयोग किया था। निषाद पार्टी के उनके बेटे हमारे साथ हैं, उन्हें मैंने गोरखपुर चुनाव लड़ाया था, चुनाव चिन्ह साइकिल के सिंबल पे। तो मैं समझता हूं कहीं कोई ऐसी बात नहीं आएगी, ये रास्ता निकालने का काम होगा। आप कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे हैं? कांग्रेस पार्टी से अभी कोई बातचीत नहीं हुई, कांग्रेस पार्टी से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन कल तो केवल इस बात का ऐलान है कि हाँ, सपा और बसपा गठबंधन के साथ आगे बढ़ना चाहते। वहीं 2019 के महाभारत के लिए बीजेपी भी कमर कस चुकी है। आज से दिल्ली के रामलीला मैदान में पार्टी की 2 दिन की राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें दिग्गज नेताओं के साथ साथ देश भर के कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। आज पहले दिन अमित शाह ने विपक्षियों पर जमकर प्रहार किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद का मंच सजा। मंच पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई और दीप प्रज्वलित किया पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने। बीजेपी ने इस कार्यक्रम के साथ ही 2019 के रण का आरंभ कर दिया है। मोर्चा संभाला बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने। गठबंधन गठबंधन गठबंधन, क्या है गठबंधन? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गठबंधन ढकोसला है, कुछ नहीं। ये सारे अपने अपने राज्य के नेता एकत्रित आए हैं। एक गठबंधन की कोई अखिल भारतीय असर नहीं है मित्रों। एक दूसरे का मुंह न देखने वाले, एक दूसरे के साथ एक सोफे पर न बैठने वाले आज हाथ मिला मिलाकर उठा उठाकर क्यों घूम रहे? क्योंकि उनको मालूम है कि अकेले मोदी जी को हराना असंभव है, इसलिए वो इकट्ठा हुए। 2019 में नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनाने का आह्वान करने के बाद अमित शाह सीधे कांग्रेस पर हमलावर हुए। मित्रों, ये सारे लोग जो भागे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी सरकार में किसी की भागीदारी नहीं है। चौकीदार सब चोरों को पकड़कर लाएगा, समय का ही बस अब सवाल है। इसके बाद अमित शाह ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर सीधा निशाना साधा। अब कुछ समय से जो स्वयं बेल पर है, मां बेटा दोनों बेल पर है, जिनके पर 600 करोड़ का नोटिस बकाया इनकम टैक्स ने निकाला हुआ है, जिन्होंने हड़प की हुई संपत्ति को हाईकोर्ट ने खाली कराने का सरकार को ऑर्डर दिया है, ऐसे श्रीमान राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी सरकार पर प्रहार करें। यूपी में एसपी बीएसपी का गठबंधन हो रहा है। कल गठबंधन का ऐलान होगा, मगर अमित शाह ने आज भरोसा जताया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की एक भी सीट नहीं घटेगी। यूपी का भारतीय जनता पार्टी का यूनिट 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं। आपको बता दें कि बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक कल तक चलेगी। देश भर से आए कार्यकर्ता यहां चुनाव जीतने के गुर सीखेंगे और 2019 के रण के लिए बीजेपी आला कमान मंथन करेगा। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। बात अब सीबीआई की करेंगे, जहां पर जारी विवाद फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। तमाम उठापटक के बावजूद आलोक वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद से हटाकर फायर सर्विस का डीजी बनाया गया था। सीबीआई देश की प्रतिष्ठित जांच एजेंसी न हुई हिंदी जगत का सिनेमा हो गई, जिसमें इमोशन है, ड्रामा है और सस्पेंस तो भरपूर है। ताजा खबर यह है कि सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। आलोक वर्मा ने इस्तीफा इसलिए दे दिया क्योंकि उन्हें सीबीआई चीफ की कुर्सी से हटाकर फायर सर्विस विभाग में
डीजी बनाकर भेज दिया गया था। खबर थी कि आलोक वर्मा ने फायर सर्विस विभाग के डीजी का कार्यभार लेने से इनकार कर दिया था और इस खबर की पुष्टि होती उसके पहले ही आलोक वर्मा का इस्तीफा आ गया। अब कांग्रेस मोदी सरकार पर करारा हमला बोल रही है। 2014 के बाद जिस तरह से सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, अगर उसको आप इस तरह से निकालोगे तो इसके दो नतीजे होंगे। पहला, जो सीबीआई है वो केज्ड पैरट ही रहेगी, और दूसरा एक संदेश जाता है कि सीबीआई एक एजेंसी निष्पक्ष तरीके से इन्वेस्टिगेट करे, वो हम होने नहीं देंगे और जो हम कहेंगे वो ही होगा और अपने आदमी वहां लगाएंगे। मोदी सरकार पर कांग्रेस के इस वार की कई वजहें हैं, मगर फिलहाल इस पूरे विवाद को समझिए। सूत्रों के मुताबिक मोइन कुरैशी के मामले में आलोक वर्मा पर जांच को कमजोर करने का आरोप है। इसी मामले में सतीश सना से 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। इस केस की जांच स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना कर रहे थे, जिन्हें वर्मा के साथ 23 अक्टूबर को सरकार ने जबरन छुट्टी पर भेज दिया था। 77 दिन बाद 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को बहाल कर दिया। दोबारा सीबीआई निदेशक बनते ही आलोक वर्मा ने अंतरिम निदेशक नागेश्वर राय के किए गए ट्रांसफर के फैसलों को रद्द कर दिया। इसके तुरंत बाद गुरुवार की रात प्रधानमंत्री की अगुवाई में उच्चाधिकार सिलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। सिलेक्शन कमेटी की बैठक में आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद से हटाकर डीजी फायर सर्विस बना दिया गया और अब आलोक वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पत्रकार हत्याकांड मामले में पंचकुला में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज राम रहीम को दोषी माना है। यौन शोषण के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम पर अब कत्ल का दोष भी सिद्ध हुआ है। राम रहीम को 17 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में हरियाणा के पंचकुला की अदालत से आज इंसाफ की गूंज सुनाई दी। कोर्ट ने अपने आदेश में डेरा सच्चा सौदा के मुखिया राम रहीम और उसके साथी कुलदीप, कृष्णलाल और निर्मल सिंह को कत्ल का दोषी माना। आज जो फैसला सुनाया गया है उसमें कुलदीप सिंह और निर्मल सिंह जो 2 एक्यूज्ड हैं उनको 302 और 120 भी आईपीसी इसके तहत सजा की गई है, गिल्टी होल्ड किया गया है। कृष्णलाल और गुरमीत सिंह को 120 बी 302 के तहत गिल्टी होल्ड किया गया है। राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ था। बताया जा रहा है कि पूरी सुनवाई के दौरान वो सर झुकाए रहा और फैसले के बाद तो ऐसा लगा कि राम रहीम अब रोया या तब रोया। आज उसकी देखने वाली हवा थी, बिल्कुल नीचे देख रहा था, ऊपर तो देख नहीं रहा था। ऐसे लग रहा था भी जैसे रोएगा, अब भी रोएगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति का परिवार खुश है। हम अदालत के ऋणी हैं। हमें बिल्कुल 16-17 सालों से ये उम्मीद थी कि हमें अदालत से न्याय मिलेगा और आज आखिरकार माननीय जज साहब ने जब फैसला सुनाया तो हम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए। हमने जज साहब का बिल्कुल थैंक्स किया, धन्यवाद जताया और कहा कि आप हमारे लिए भगवान का रूप हैं। 17 साल पहले हुए गुनाह पर अब अदालत 17 जनवरी को फैसला सुनाएगी। पीड़ित पक्ष राम रहीम के लिए फांसी की मांग करेगा, लेकिन फैसला सुनाए जाने से पहले पंचकुला की अदालत के आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। अगर पंचकुला कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। पंचकुला शहर में हरियाणा पुलिस की 9 कंपनियां लगाई गई हैं। तकरीबन 1500 के करीब जवानों को तैनात किया गया है। 250 के करीब जवान सिर्फ कोर्ट परिसर के बाहर तैनात हैं। इसके अलावा सिरसा और रोहतक में हाई अलर्ट किया गया है। कोर्ट परिसर में भी सुरक्षा कर्मी मुस्तैद थे ताकि डेरा समर्थक किसी भी तरह का कोई उत्पात न कर सकें। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर 2002 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को गोलियों से भूना गया था। रामचंद्र छत्रपति डेरा में हो रहे गुनाहों का पर्दाफाश कर रहे थे। अपने अखबार में रामचंद्र छत्रपति ने साध्वी से यौन शोषण की खबर छापी थी। 2003 में सीबीआई ने इस केस की जांच शुरू की थी और आज बात अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की करेंगे, जिन्होंने बवाना में सरकारी गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौमाता की पूजा की, आरती भी उतारी। खबर ये भी है कि दिल्ली में केजरीवाल गायों के लिए गौशाला बनाएंगे। देश तक में अभी के लिए बस इतना। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक।
और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।